हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है मैं आपका जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस को लेकर के आया हूं, जिसमें कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दाब का मात्रक है। तो दोस्तों, दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा कि कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, कुकिंग गैस एलपीजी में जो होता है आपका ब्यूटेन की जो मात्रा होती है वो आपका अधिक होती है। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। अगला है देखिए कि प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक जो आपकी औषधि है उसको पेनिसिलिन को माना जाता है। किसे माना जाता है? पेनिसिलिन को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए संचारी रोग। तो आप लोग सभी जानते हैं इसमें से आपका क्या हो जाएगा? हैजा जो है आपका संचारी रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका देखिए फुलरीन किसे, क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा था। देखिए तो जो फुलरीन आपका होता है ना, तो ये आपका जो होता है कार्बन का होता है। जानते हैं ये कार्बन जो होता है ना, इसका अपर रूप होता है। इसका फॉर्मूला होता है C60 होता है। क्या होता है? C60 होता है। ये कार्बन का अपर रूप होता है। अब आपका अगला जो दिया हुआ आपका कह रहा है कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो दोस्तों, परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, जैसे कि होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु का जो तल होता है वो क्या होता है दोस्तों? एक ही तल में होते हैं। ठीक है। और आपतन कोण, जो आपतन कोण होता है वो आपका परावर्तन कोण के क्या होता है मेरे दोस्तों? बराबर होता है। ठीक है। तो ये परावर्तन के आपके नियम हो गए। और अगला जो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि कह रहा था देखिए जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए जीवाणु के द्वारा फैलने वाले 2 रोग जैसे देखिए बहुत हो सकता है। देखिए निमोनिया हो सकता है आपका, क्या हो सकता है? देखिए निमोनिया। और आपका हो सकता है देखिए हैजा हो सकता है, हैजा हो सकता है। और आपका हो सकता है देखिए टीवी भी हो सकता है। कौन सा आपका? देखिए टीवी भी हो सकता है। ये जीवाणु द्वारा फैलने वाला आपका रोग है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है? ठीक है। तो किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है? तो वो है आपका दोस्तों धमनी। किसमें? आपका धमनी में जो होता है आपका शुद्ध रुधिर बहता है, पाया जाता है। अब अगला कह रहा है देखिए कि पौधों में पाए जाने वाली जड़ों का नाम लिखिए। तो दोस्तों, पौधों में कौन कौन सी आपकी जड़ें पाई जाती हैं? तो आपका पौधों में देखिए 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक होती है मुसला और एक होता है आपका जैसे झकड़ा। ठीक है। तो जैसे धान ओन है उसमें झकड़ा पाया जाता है। मुसला मतलब बहुत अंदर तक जो जाती है। तो वो तो पौधों में पाए जाने वाली जड़ों का नाम पूछना था, आप लिख लीजिएगा मुसला, झकड़ा। अब आपका देखिए कि प्रकृति के कठोरतम पदार्थ का नाम लिखो। तो देखिए प्रकृति का कठोरतम जो पदार्थ होता है वो आपका देखिए हीरा होता है। हीरा बहुत ही मतलब कठोर पदार्थ होता है। तो प्रकृति का कठोरतम पदार्थ आप बोल सकते हैं कि वो आपका हीरा है। क्या है मेरे दोस्तों? हीरा हो सकता है प्रकृति का कठोरतम पदार्थ। और अगला जो आपका देखिए कि पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसको जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है, देखिए बहुत पुराने साल से पड़े हुए जो जीव होते हैं, ठीक है, तो उन जीवों के मतलब कि जो जीवाश्म होता है, उन जीव मरे हुए थे, उन्हीं से ये क्या होता है आपका पेट्रोल बनता है। इसलिए प्रकृति मतलब पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो सिंपल बात आप समझिए कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं कि ये जीवों के अवशेष से बनता है। मतलब बहुत साल 200 साल 300 साल पुराने हो जाते हैं तो उनका जो अवशेष होता है उसी के अवशेष से क्या होता है? पेट्रोल बनता है। इसलिए सिंपल बात, ये पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब देखिए कह रहा है कि मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप बना सकते हैं दोस्तों मनुष्य का जो आपका उत्सर्जी तंत्र है उसका आप चित्र बना सकते हैं। जैसे उत्सर्जित तंत्र की किडनी को भी बोल सकते हैं, तो उसका भी कर सकते हैं। अगला देखिए कि मनुष्य की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, ये सिद्ध करिए। तो सिद्ध करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि ऊँट जो होता है ना, उसमें क्या होते हैं दोस्तों? गद्दीदार पैर होते हैं। ठीक है। गद्दीदार इसमें क्या होते हैं? पैर होते हैं जो धंसते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ होता है कि उसको पानी को लॉन्ग समय के लिए मतलब बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके रखता है। तो इसके मतलब इसलिए मरुस्थलीय के लिए वो क्या है? अनुकूल है। तो आप यही लिख लीजिएगा। अगला है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है,
तो दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण द्वारा आपका जो प्रतिबिंब बनने का जो नियम होता है वो देखिए होता है कि देखिए बोल सकते हैं, देखिए एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरणें होती हैं वो फोकस से होकर के जाती हैं। और दूसरा तरीका इसे ठीक पलट करके ये भी लिख सकते हैं कि फोकस से होकर के जाने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, कि मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, आपकी समांतर होती हैं। तो ये भी कह सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों कि प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखो। तो प्राकृतिक संपदा पूछा है दोस्तों, तो दोस्तों की बोल सकते हैं देखिए प्राकृतिक संपदा, तो जैसे देखिए प्रकृति के उपहार, जैसे देखिए एक जल, वायु, वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं क्या करते हैं, पूरी करते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संपदा क्या होता है दोस्तों, प्रकृति की जो संपदा होता है, जैसे प्रकृति का दिया गया क्या है आपका, देखिए जल है, वायु है, और आपका वायु है, वृक्ष है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, पशु है, जंतु हैं। ये मनुष्य की क्या करते हैं, अनेक आवश्यकताएं जो होती है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इसी कारण से इन्हें दोस्तों प्राकृतिक संपदा कहते हैं। और अगला क्या है देखिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियों को संक्षेप में आपको बताना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली जो आपकी हानियाँ हैं, पहला आप ये लिख सकते हैं दोस्तों कि मतलब जो बड़े बड़े आपके कारखाने से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो नदियों में बह जाता है। नदियों में बहने के कारण उसका क्या होता है दोस्तों, बोल सकते हैं कि नदियों में बहने के कारण उसका जो जल होता है दोस्तों वो प्रदूषित हो जाता है। और जैसे कि कृषि का बोलते हैं उपज जो बढ़ाया जा रहा है, तो उसको उपज बढ़ाने के लिए उर्वरक और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे कि मिट्टी जो आपकी होती है, मिट्टी क्या हो जाती है दोस्तों, ऊसर हो जाती है। मतलब उसकी उपज जो होती है दोस्तों वो प्रदूषित, मृदा प्रदूषण उससे होता है, उस उर्वरा शक्ति उसकी कम हो जाती है। और मनोरंजन का साधन अगर जिससे कि आपका मनोरंजन का जो है आपका साधन बढ़ रहा है, तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और आपका देखिए कि जंगलों की अधिक कटाई होने से जंगलों का विनाश भी हो रहा है, और वायु क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो यही क्या है आपका दोस्तों, ये कारण हो सकता है। और आखिरी क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यकृत के कार्य। तो दोस्तों सिंपल बात, यकृत जो होता है ना, तो वो आपका यकृत का जो कार्य होता है वो आपका क्या होता है कि जो अगर सिंपल जो जहर होता है, नॉर्मल जहर के जो प्रभाव होता है ना, मतलब जैसे जहर होता है उसको, नॉर्मल जहर के प्रभाव को यकृत ही क्या करता है दोस्तों, कम करता है। और दूसरा होता है दोस्तों कि पुनरुद्भवन, जैसे कोई चोट अगर, जैसे कोई घाव अगर हो गया जैसे यकृत में, जैसे मतलब कि उसका पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो उस घाव को भरने की जो क्षमता होती है यकृत की होती है, वो उसको ख़त्म करता है। और जो भ्रूण होता है जिसमें बच्चा मतलब पैदा होता है, तो उसमें भ्रूण के रक्त में इसका ही मतलब कि रक्त का निर्माण जो यकृत के द्वारा ही होता है। और अगर एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो इसको शरीर की प्रयोगशाला भी आप कह सकते हैं। और यही सब चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। कितने जो प्रशिक्षु हैं उनका अच्छा पेपर गया है और कितने नंबर उनके आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए व्यूवर्स होंगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।